नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी आरोह भाग 2 काव्य खंड, जिसमें आज नया अध्याय जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। ये पाठ नंबर 4 आपका उस पर लिखा हुआ है। कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि और रचनाकार हैं रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ था, 1929 में। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था अगर प्रश्न किया जाए तो इनका जन्म नवाबों के शहर लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी लखनऊ शहर में ही उनका जन्म हुआ है। अब इनकी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बताया गया है कि यह लखनऊ में ही हुआ है और आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। किससे? अंग्रेजी। MA मास्टर ऑफ आर्ट यानी परास्नातक की डिग्री इन्होंने 1951 में MA की पढ़ाई पूरी की। MA परास्नातक जिसको बोलते हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था। इसके बाद कह रहे हैं कि वह ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी कार्यरत रहे, लेकिन वह पेशे से क्या थे? उनका व्यवसाय पेशा पत्रकारिता, जर्नलिस्ट, पत्रकार थे ये। अपनी कला के प्रति विशेष सजग रघुवीर जी सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक रहे तथा समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने के पक्षधर हैं। रघुवीर जी 1990 में स्वर्गवास हो गया। इनका रघुवीर जी का स्वर्गवास कब हुआ? मृत्यु हो गई। मृत्यु देखते हैं तो क्या मिलता है कि 1990 मृत्यु हो गई। और रचनाओं के माध्यम से उनका स्मरण आज भी साहित्य के क्षेत्र में होता है, कोई इनको मिटा नहीं सकता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि सीढ़ियों पर, धूप में, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, ये इनके मुख्य जो हैं आरंभिक 4 रचनाएं हैं। काव्य संग्रह इनको बोलते हैं। और इन्होंने संपादन किया। पत्रकारिता यानी साहित्य में आने से पहले संपादक थे, पत्रकार थे, तो पत्रिकाओं में भी इन्होंने कार्य किया है। कुछ पत्रिकाओं के नाम दिया है। सबसे पहले वो कल्पना पत्रिका, बाद में प्रतीक, दिनमान और दैनिक नवभारत टाइम्स में संपादन में भी सहयोग किया, संपादक के रूप में कार्य किया। इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है और छोटे मोटे बहुत से पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत किया गया है। इनकी कलात्मक जो अभिरुचि है, इनकी विशेषताएं हैं। कहते हैं कि रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। उनकी कविताओं के विषय कुछ अलग न होकर घर, मोहल्ले, नगर, गांव, समाज के छोटे बड़े स्थानों को प्रस्तुत करता रहा है। उन्होंने खोजी पत्रकारिता के द्वारा हत्या, लूटपाट, राजनीति, भ्रष्टाचार आदि की कविताओं को दर्शाया है। उनकी कविताओं में विडंबना व त्रासदी की स्पष्टता भी देखी जा सकती है। कविता की लघुता उनकी प्रमुख विशेषता है। अपने काव्य में उन्होंने समाज में व्याप्त घटनाओं को एक कहानीपन व नाटकीपन प्रदान किया है, जिसके कारण लोकप्रिय रही है। इनकी रचनाएं लोगों के बीच में बड़ी सराही गई है। उनकी भाषागत अगर विशेषताएं देखते हैं तो भाषा क्या है? बिल्कुल आम बोलचाल भाषा है, साधारण बोलचाल की भाषा है। सामान्य शब्दों को ही नवीन अर्थवत्ता प्रदान किया है, नया नया अर्थ प्रदान किया है। इनकी भाषा साफ भाव प्रकट करने वाली है। उन्होंने भाषा के नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान, नए उदाहरण, नए की तलाश में हमेशा रहते हैं। इनकी भाषा में नवीनता के साथ भीतर की तिलमिलाहट, कड़वाहट, छटपटाहट कह लेंगे, देने की भी क्षमता है। छंदानुशासन में से दूर भाषागत यथार्थ को कविताओं से विचार से जोड़ा है। इसी अर्थ में उन्होंने अन्य कविताओं की भाषा से अलग रखती है। जो अन्य कविता साहित्यकार है उनकी साहित्यिक से और इनकी साहित्य अलग है। तो इस तरह से जो हमारा पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज, यह भी एक पत्रकारिता का ही नमूना है। पत्रकार किस तरह से अपने सूचनाओं को प्रसारित करना चाहता है एक टीवी के माध्यम से। दूरदर्शन क्या है? दूरदर्शन अगर हम देखते हैं तो यह श्रव्य और दृश्य साधन है। श्रव्य
दृश्य, ये क्या है, इसमें इसके अंतर्गत आता है बच्चों दूरदर्शन। श्रव्य दृश्य माध्यम दूरदर्शन, ये क्या है, जनसंचार का माध्यम है। क्या है बच्चों, आपने पढ़ा अभिव्यक्ति माध्यम में जनसंचार, तो जनसंचार में आता है ये क्या आता है, संचार। जनसंचार का एक ये माध्यम बताते हैं दूरदर्शन, एक माध्यम है दूरदर्शन। और दूरदर्शन के माध्यम से कवि ने ये जो समाज के जो विकलांग, जो दिव्यांग क्षेत्र के लोग हैं, जिनके प्रति लोगों का रवैया बहुत ही गलत है, उस पर अपनी लेखनी चलाई है, उस पर कविता रचा है। और ख़ास तौर से जो दूरदर्शन के संयोजक होते हैं, उस कार्यक्रम को के चलाने वाले संचालक होते हैं, उन पर इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में ये कविता लिखा है कि उनका उद्देश्य कुछ और होता है, बाद में वह उद्देश्य बदल जाता है। पहला उद्देश्य क्या होता है कि इनके विषय में लोगों को बताया जाए, लोगों से इनके लिए कुछ साधन सुविधा या सहानुभूति उत्पन्न कराया जाए। लेकिन बाद में जो दूरदर्शन का जो अपना कार्य का संयोजक है, संचालक है, दूरदर्शन विभाग है, वह अपने, अब तो बहुत से चैनल्स आ गए हैं, अपने अपने चैनल को हाईलाइट करने के लिए, उसमें और अधिक उसकी तरक्की हो और डिमांड बढ़े जनता के बीच में, ऐसी इच्छा रखते हुए यह जो दयालुता का भाव होता, उदारता का भाव होता है, वह क्रूरता के भाव में बदल जाता है और उद्देश्य फिर उद्देश्य नहीं रह जाता है, वह उद्देश्य का जो है सार्थकता उत्पन्न नहीं होती। तो इस तरह से ये पाठ हमें क्या बताता है, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला इन लोगों पर, करने वाले लोगों पर व्यंग किया है जो शारीरिक पीड़ा यानी दिव्यांग, जिस विकलांग कहते हैं, हैंडीकैप ग्रस्त व्यक्ति को पीड़ा और संवेदना को न समझकर कारोबार, एक बिजनेस, व्यवसाय बना लिए हैं। उनकी उससे पीड़ा दर्द से उनको कोई लेना देना नहीं, उनका व्यवसाय आगे बढ़े, टीआरपी बढ़े, बस ये उनकी इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। अब क्या कहते हैं ये जो संचालक लोग, ये हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, जो पत्रकार महोदय हैं, जर्नलिस्ट, संपादकगण, ये हमारे लोकतंत्र का एक सशक्त माध्यम है। एक कहते हैं कि लोकतंत्र में इनका एक अपना अलग ही पहचान है। 4 स्तंभ है, एक स्तंभ ये भी माने जाते हैं, 3 स्तंभ, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और चौथा ये मीडिया यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये जिस किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचा दे, कहते हैं फर्श से अर्श पर यानी ज़मीन से लेकर आकाश में उठा दे, और किसी को आकाश से नीचे गड्ढे में गिरा दे, और किसी के भी टॉप सीक्रेट को भी उजागर कर दे, पर्दाफाश कर दे, उनका एक्सपोज कर दे। इसमें वो उनको किसी प्रकार की कोई डर भय या कोई परवाह नहीं होता है। अब यहाँ हमारे पाठ में क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरा यानी कैमरा जिसमें फोटोग्राफर फ़ोटो क्लिक होता है और उसमें फ़ोटो छप जाती है। यहाँ एक स्टूडियो है, दूरदर्शन का स्टूडियो है, कमरा है, वहाँ चारों तरफ से फोकस लाइट लगा हुआ है, कैमरा चल रहा है, और एक व्यक्ति अपाहिज है, विकलांग है, और एक संचालक महोदय हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। जब फेमस पर्सनालिटी होती है, कोई बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनसे लोग बातचीत करते हैं। उस तरह दबे कुचले, हंसी पर कर लोग शोषण के शिकार या पैर से, हाथ से, शरीर से विकलांग है, तो वो लोगों के बीच में उनको लाते हैं और अपने आप को, अपने चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम कौन? ये पत्रकार महोदय कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे, हमें सब जायज़ है, सबकी परमिशन, हमें किसी से परमिशन नहीं लेना है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। हम समर्थ शक्तिवान, हम कितने शक्तिवान हैं, बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को हम धज्जियाँ उड़ा देने में इतनी क्षमता रखते हैं। तो हम समर्थवान हैं, शक्तिवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और हर कार्य को बड़े ही कुशलता से कर सकने की योग्यता हमारे अंदर है। हम योग्यता रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं कि हम हर कार्य को बड़े ही ढंग से, बड़े तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु
परंतु क्या वास्तव में इनके मन में संकुचित है, इनका मन संकुचित है, नैरो माइंडेड है, विचार बहुत संकीर्ण है। ये पीड़ा को बेचकर अपना कारोबार, कवि क्या कहते हैं, पीड़ा को बेचकर, किसकी पीड़ा, जो विकलांग व्यक्ति है। अब कैमरे में एक बंद कमरे में लाएंगे, दुर्बल को लाएंगे, वह बेचारा बिल्कुल कमज़ोर है, लाचार है, विवश है, अपाहिज है, और उसको हम लाएंगे अपने कमरे में, कैमरे में, स्टूडियो में, और उससे हम बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे? कहने का तात्पर्य है कि कमज़ोर व्यक्ति की पीड़ा व दुख को न समझ सकने और उनकी संवेदनाओं से खेलने वाले ये दूरदर्शन के कार्यकर्ता पर इन्होंने व्यंग किया है। ये लोग उनके भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, उनकी इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, और उनसे मजाक करते हैं और उटपटांग बातें करते हैं। आगे पढ़ेंगे, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। मतलब ये भी कोई पूछने की बात है? कितनी अटपटी सी बात है। अगला व्यक्ति आपको साफ साफ दिख रहा है, आप पूछ क्या रहे हो भाई, क्यों पूछ रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, उससे पूछेंगे, प्रश्न शुरू करेंगे पहले, जब उससे साक्षात्कार करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, कमरे में बैठाएंगे। अब वो उसको कितना दर्द हो रहा है, इस दर्द का उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं है, बिल्कुल भान नहीं है कि हम जो प्रश्न करेंगे उसको कितना कष्ट और पीड़ा होगी। तो क्या आप क्यों अपाहिज है? अब कारण बताइए, क्या जन्म से हैं या किसी एक्सीडेंट में हो गया या क्या हो गया, ये कारण। अब वो पुराने दर्द को भूलना चाहता है, पुरानी बातों को भुला देना चाहता है, लेकिन उसके कहते हैं जख्म पर नमक छिड़कना, उसके घाव को कुरेदना, पीड़ित व्यक्ति है ये, और उसको पीड़ा पहुंचाना। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल देता है। तो इस तरह से अटपटे से सवाल, उटपटांग सवाल उससे हम पूछेंगे। और उसको क्यों पूछेंगे? क्योंकि उसको हम चाहते हैं लोगों की संवेदना प्राप्त हो, लोग उससे जुड़ें, लोग भी रोने लगे। उसको तो हम रुला ही रहे हैं, उसकी पीड़ा को उभारेंगे, वह दुख में आएगा और दुख में आंसू, आंखों में आंसू आएगा, वह रोएगा। तो उसकी सहानुभूति, सिंपैथी, जनता जो देख रही है दूरदर्शन कार्यक्रम को, वह भी उससे बिल्कुल जुड़ जाएगी और उसके दुख को अपना दुख समझेगी, और इस तरह हमारे चैनल की प्रसिद्धि बढ़ेगी। हमारा टीवी चैनल जो है, दूरदर्शन चैनल, बड़े उच्च शिखर पर जाएगा और उससे लोग जुड़ेंगे, और वह उसके लिए कुछ भी योजनाएं बनाई जाएगी कि इन जैसे लोगों को कुछ सरकार की तरफ से दिलाया जाए। तो यह क्या है? कैमरा दिखाओ, उसे बड़ा बड़ा। कैमरे वाले से कहेंगे, जो संपादक संचालक महोदय हैं, कि अब इस व्यक्ति को उस पर फोकस करो, उस पर फोकस करोगे तो बड़ा बड़ा दृश्य सबके सामने दूरदर्शन पर फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। आप उस पर प्रेशर बनाएंगे, फिर उससे पूछेंगे बड़ा बड़ा दिखाते हुए, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, आप किस प्रकार का दुख महसूस करते हैं, और बार बार उस पर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, जल्दी बताइए, तुरंत बताइए। अरे बताने में समय लगता है, उस शब्द को कह पा रहा है, नहीं कह पा रहा है, संकोच कर रहा है, लेकिन जो संचालक महोदय हैं उस पर दबाव डालते रहते हैं, उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हैं, और इस तरह विभिन्न प्रकार के, एक ही दो नहीं, कई प्रश्नों की बौछार लगा देते हैं, 1 2 4 5 10 इस तरह से प्रश्नों के बौछार से वो पूछेंगे। और इस तरह प्रश्न पूछेंगे कि वो अभी सोचे ही कि अगले प्रश्न का उत्तर, तब तक दूसरा प्रश्न तैयार, यानी उसको उत्तर देने के लिए भी नहीं समय दे रहे हैं, और प्रश्न पर प्रश्न ही करते चले जा रहे हैं, और उसके दर्द और पीड़ा को उभार करके अपना कारोबार, अपना बिजनेस जो है बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो स्वार्थ के वशीभूत हैं, वे संवेदनाहीन हैं। ऐसे संवेदनाहीन लोगों के प्रति कवि ने व्यंग किया है, उनके संयोजकों पर व्यंग किया है। इस तरह से अब आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है, प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है। ये सब चीज़ें उनके कला पक्ष, भाव पक्ष, काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आता है। फिर आगे क्या कहेगा संचालक, जो कार्यक्रम संयोजक है, जो ये पूछ रहा है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। वो कह रहे हैं, अब सोचिए,
वो उत्तर तो दे नहीं पा रहा है, प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं तो उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उसको कहते हैं सोचने के लिए मजबूर करें। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग होती है, आप कैसा यानी किस तरह का बार बार उस प्रश्नों को दोहराते रहते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं कि वो बताए, और खुद से अपने भाव भंगिमा द्वारा, अपने हाथ पैरों के द्वारा उसको उदाहरण द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा इस तरह का बना करके हाव भाव उससे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहेंगे। तो कवि कह रहा है कि ये उनके जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों का मुख्य उद्देश्य अपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि करना होता है। अब आगे बताते हैं कि सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, वह यह अवसर खो देंगे, यह अवसर खो देंगे। आप यहाँ आए हैं, बड़े मुश्किल से आपको लाया गया है, और आप सोच करके बताइए, अपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो मौका चला जाएगा, समय चला जाएगा, तो आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका भी एक समय सारणी होता है, टाइम टेबल बना रहता है। इस समय से इस समय तक ये कार्यक्रम प्रस्तुत, पहले से ही वो टाइम टेबल बना दिया जाता है, क्या क्या प्रोग्राम आज आने वाला है वो सब टीवी स्क्रीन पर पहले से निर्धारित होता है। तो कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम 10 से 5 मिनट का होगा, और उसमें आपको सारी बात बतानी है, जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो आप बताइए, नहीं तो अभी हमारा समय समाप्त हो जाएगा और हमको जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कभी आगे कहते हैं कि वह पूछेंगे, वह कहेंगे कि हम कार्यक्रम को रोचकता उत्पन्न करने के लिए हमारी मंशा है कि उससे इतना प्रश्न पूछें कि वह रोने के लिए विवश हो जाए, और हम ये जानते हैं कि आप भी उससे भावुक हो रहे हैं, आप भी उसके रोने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार करके आपको भी उससे सिंपैथी होती है और आप रोने के लिए विवश हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये इनकी भावनाओं के खेलने का, ये जो कार्य कर रहे हैं, दुख पीड़ा ना, उनकी भावनाओं से खेलना क्यों न पड़े, चाहे उस व्यक्ति को कितना भी दुख पीड़ा हो, पर उस पर उनका कोई फर्क, कोई परवाह नहीं है, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनके दर्शक भी इस बात का इंतज़ार करते हैं कि वो भी किसी की पीड़ा व दुख दर्द का आनंद उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है, और अगले के ऊपर क्या बीत रही है इसका उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं है। तो व्यंग किया है कवि ने व्यक्तियों पर, सभी व्यक्तियों पर जो पीड़ा और दुख दर्द को, वो भी विकलांग के, असहाय के, दिव्यांग के भावनाओं को नहीं समझते हैं, और नहीं तो उसकी खिल्ली और माखौल उड़ाते हैं। तो यह एक मानवता के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतनी ही कम है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कवि कह रहे हैं फिर संयोजक क्या करेंगे, संचालक महोदय, कि उस पर्दे पर दिखलाएंगे बड़े बड़े, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। अब वो रो रहा होगा, दुख हुआ, रोया, तब तक कैमरा बंद हो गया, फिर कैमरा ऑन किया गया और उसके बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया कि उसकी आँखें रोने के कारण फूल गई हैं। बड़ी बड़ी आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, पूरा उसका फुल स्क्रीन उस व्यक्ति का जो विकलांग है, जो कैमरे में आया हुआ है, बंद है, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। एक बहुत दुविधा वाली स्थिति, बताऊं कि ना बताऊं, संकोच है, उसके मन में वो व्यथा है, पीड़ा है, वो उसकी कहानी है जिसको वो बताना नहीं चाहता है। लेकिन संयोजक महोदय इतना उसको दबाव बना रहे हैं, इतना उसके प्रश्न किए जा रहे हैं कि वह चाह कर भी कुछ बताने की इच्छा करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि अपनी बातों को हम दूसरों के सामने क्यों कहें, ना कहें, इससे कोई हमको फ़ायदा होने वाला नहीं है, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। इस संदर्भ में, इस दृष्टिकोण से वह जो विकलांग व्यक्ति है वो बताने की इच्छा नहीं रखता है, और कहते हैं आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कौन? जो दर्शक हैं, दर्शक से वो कह रहे हैं कि अपंगता की पीड़ा, यानी वह कसमसाहट, वह हिचकिचाहट, उसको जो अपंग है, यानी दर्शक वर्ग जिसको समझ सके उसको वह नहीं समझाना चाहता है। कार्यक्रम के संयोजक चाहते हैं कि इस दृश्य से द्वारा अपाहिज की पीड़ा को वह दर्शक को समझा सकें, यानी दर्शक उस वर्ग को समझ सकें, ऐसे शोषित, ऐसे अपाहिज, ऐसे विकलांग वर्ग के लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति हो। तो कवि द्वारा शारीरिक चुनौती झेलने वालों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए उनके करुण व पीड़ाजनक दृश्य को दिखाया गया है।
नेक्स्ट आते हैं, इसमें आगे क्या कहते हैं, एक और कोशिश। अभी हार नहीं मानी, अभी समय है, इसलिए और प्रश्न किए जा रहे हैं, उससे कोशिश किए जा रहे हैं, क्योंकि रो करके थक चुका है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं, लेकिन वो संवेदनाहीन होकर के उसमें दर्शकों के मन में भी कोई बहुत करुणा के भाव नहीं है और संयोजक के मन में तो कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ अपना व्यवसाय कर रहा है, उसका बिजनेस है, उसका कारोबार अच्छा चल जाए, फिर क्या पूछना है। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। ये कह करके अब क्या कहते हैं, कोशिश करते हैं। दर्शक धीरज, आप धैर्य रखिए, आप जो है परेशान मत होइए, हम अभी कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी बात बताएगा, अपनी व्यथा, अपनी कहानी ये व्यक्ति जो है, अपाहिज जो है, वह बताएगा। और हम दोनों हम ये चाहते हैं कि इतना इसको करुणा का भाव उत्पन्न हो, ये विवश होकर के रोने लगे और उससे आप जुड़ करके आप भी रोने लगे। लेकिन दोनों जो हमारा प्रयास है वह निष्फल होता है, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। कैमरा बस करो, कैमरामैन से कहते हैं कि अब बस करो, रहने दो, समय ख़त्म हो गया है, हमारे इस समय का बहुत महत्व है ना। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, और जब पर्दा बंद होता है वह व्यक्ति उधर साइड में, तो कहते हैं कि मुस्कुराते हुए, पहले तो करुणा के भाव रहे, लेकिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। यानी सामाजिक उद्देश्य क्या है, समाज से वंचित जो वर्ग है, जो अपाहिज है, विकलांग है, जिसको लोग उपेक्षित किए हुए हैं, जिसको लोग हे दृष्टि देखते हैं, उसका मजाक और माखौल उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम एक कार्यक्रम चला रहे थे। तो बस थोड़ी सी कसर रह गई थी उसको रुलाने में या उसकी कहानी सुनाने में, लेकिन वह व्यक्ति नहीं सुनाया, उसको नहीं पता था हमारे समय का कितना महत्व है। तो धन्यवाद। अब यह कार्यक्रम जो है समाप्त होता है। इस प्रकार कार्यक्रम समापन पर संयोजक मुस्कुराते हुए कहता है, आप सभी दर्शक समाज के एक असहाय वर्ग के प्रतिनिधि द्वारा करुणामय उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे और धन्यवाद सहित कार्यक्रम को समापन करते हैं। तो इसमें कवि ने स्वार्थी लोगों की तरफ इशारा करना चाहा है, जो किसी की पीड़ा, दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहते हैं। ये लोग ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद न कर इनसे लाभ कमाना चाहते हैं। वो क्या मदद करेंगे, वो तो अपने टीआरपी चाह रहे हैं, दूरदर्शन वाले मदद जनता से चाहते हैं कि जनता इनकी मदद करे। सरल भाषा का और सहज भाषा का बिल्कुल सरल ढंग से प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, करुण रस द्वारा रसात्मकता, भावात्मकता का सौंदर्य किया है। समापन शैली जैसे होता है धन्यवाद शब्दों से नाटकीयता की प्रधानता है। साधारण शब्दों के बीच सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की कौशलता कवि ने दर्शाई है, और यही कवि को खास बनाती है, जो कि हिचकिचाना, घबराना, बेचैनी, जो कि कवि कुछ अपना अलग ही स्थान रखते हैं, रघुवीर सहाय जी। तो इस तरह बच्चों हमने ये व्याख्या पाठ पढ़ा, और इसके प्रश्न आप देख लीजिएगा। यदि कोई परेशानी होती है व्याख्या में तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट करिएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।